एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की क्लास में हम रिसर्च प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास अगर अभी तक वॉच नहीं की तो वॉच कर लें। वो पिछली क्लास फर्स्ट चैप्टर जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से चल रहे हैं। जो बीएससी और एमएससी नर्सिंग का सिलेबस है उसके आधार पर हम क्लासेस लग रही है। तो फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। पिछली क्लास में हम ईबीपी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में बात किया था। उसके इंट्रोडक्शन और जो स्टेप थी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की 5 स्टेप थी उसके बारे में, और जो उसके पर्पस थे, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्लास होती है जो भी आप एग्जाम देते हो बीएससी नर्सिंग के लिए या एंड एमएससी। जो यूनिवर्सिटी वाली बीएससी एमएससी जेएनएम कोई सी भी एग्जाम होती है उसके लिए रिसर्च में ईबीपी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अगर पिछली क्लास वॉच नहीं की तो पिछली क्लास को जरूर वॉच करें और प्लेलिस्ट में जाकर रिसर्च की या कोई भी सब्जेक्ट आप पीडियाट्रिक एमएसएन ओबीजी जो भी आपको क्लास चाहिए प्लेलिस्ट में जाकर सीरीज वाइज क्लासेस ले। हर क्लास के ऊपर नेम क्लास डली हुई है। रेगुलर कंटिन्यू क्लास लोगे तो आपको अच्छे से बेटर समझ में आएगा। तो जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट में जाकर कंटिन्यू क्लासेस लो और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करो। तो स्टार्ट करते हैं। आज आज हम रिसर्च प्रोसेस की ओवरव्यू या सेकंड चैप्टर है रिसर्च प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट है। अगर टर्मिनोलॉजी नहीं, अब बेसिक क्लास सुनते ही कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई तो रिसर्च प्रोसेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये उतनी इंपॉर्टेंट क्लास है जितनी रिसर्च प्रोसेस पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो टर्मिनोलॉजी को अच्छे से देख लें। तो आज हम टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आपने जो बुक्स होती है, कोई सी भी बुक्स नाम नहीं बताऊंगा, कोई सी बुक्स पढ़ते हो आप तो वहां पर 2-3 पेज मतलब बुक्स को खोलते टाइम एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है। एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद होता है सारांश, यानी जो भी आप उस बुक्स में है वो उसमें सारांश में बता दिया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ होता है सारांश। तो वही इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वही चीज है एक क्लियर कंसीज समरी, एक क्लियर कंसीज समरी ऑफ स्टडी that have provide complete information whole study। एब्स्ट्रैक्ट सारांश होता है। उसमें क्या होता है, जो भी आपको उस बुक्स में आप पढ़ोगे उसका पूरा वर्ड होता है, पूरा वर्णन बोल सकते हो। तो वही चीज है एब्स्ट्रैक्ट, एक क्लियर कंसाइज समरी ऑफ द स्टडी दैट हैव प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड स्टडी। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो भी आप स्टडी करोगे उसमें उसका पूरी समरी क्लियर कौन बताता है, उसको क्या बोलते हैं, जो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट का मीन समझ में आ गया मेरे हिसाब से। एक क्लियर कॉन्शियस समरी ऑफ द स्टडी दैट प्रोवाइड होल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टडी। तो ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया। सेकंड टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं हम। ये तो इजी है, इतना हार्ड है नहीं। सेकंड डाटा। अब आप रिसर्च करते हो तो डाटा वर्ड, डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, डाटा, लेकिन ये वर्ड तो सुने होंगे और यूज भी करते होंगे। लेकिन आज हम देखेंगे डाटा वर्ड की टर्मिनोलॉजी क्या मीन्स होता है डाटा का। तो आपको ये पता होगा कि डाटा क्या होता है, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा क्या हो सकता है, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। कोई फैक्ट हो सकता है, फैक्ट से मीन्स कोई फिगर भी हो सकता है डाटा में। कोई स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी हो सकता है, या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, फिगर हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, या
स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, दैट हैव कलेक्टेड, ये सभी डाटा क्या होता है, दैट हैव कलेक्टेड ड्यूरिंग, दैट हैव कलेक्टेड ड्यूरिंग स्टडी, एंड इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं वो अगली टर्मिनोलॉजी होगी, तो पहले यहाँ पर डाटा देख लेते हैं। डाटा क्या होता है, एक फिगर होता है, एक फैक्ट होता है, एक स्टैटिस्टिक हो सकता है, या कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, या कोई यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, दैट हैव कलेक्ट ड्यूरिंग टू द स्टडी के दौरान उसको कलेक्ट किया जाता है और एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, उसको क्या बोलते हैं, डाटा। तो टर्मिनोलॉजी देख ली हमने, एब्स्ट्रैक्ट एंड सेकंड थी डाटा। एब्स्ट्रैक्ट का मींस सारांश है, क्लियर कंसाइज समरी ऑफ द स्टडी दैट हैव प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द होल हिस्ट्री। और डाटा का मींस देख लिया, डाटा फिगर हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो स्टडी के दौरान कलेक्ट किए जाते हैं और रिलेशनशिप बताते हैं, एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन वेरिएबल्स। तो आपको ये दो वर्ड समझ में आ गई। अब दो टर्मिनोलॉजी देख ली हमने, अब मैं बताया यहाँ पर वेरिएबल्स वर्ड आया है, तो अब हम अगली टर्मिनोलॉजी होगी अपनी वेरिएबल्स। इसको मिटा देता हूँ मैं, साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बना कर फिर आप अच्छे से क्लास को लोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा, तो एग्जाम के लिए नोट्स तो जरूर बनाए। अब अगली टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, थर्ड नंबर की, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी क्या हो सकता है, एक फिगर हो सकता है, ये फिगर, या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, फिगर कैरेक्टरिस्टिक, या कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, या सिचुएशन, या कोई सिचुएशन हो सकता है, दैट कैन, जो क्या करते हैं, वरी चेंज हो सकते हैं, दैट कैन वरी एंड, ये वेरिएबल्स होते हैं, चेंज हो सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल एंड मोर देन वन वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर दो मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी देखी थी, कौन कौन सी, डाटा और वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में क्या देगा, एक फिगर हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, या सिचुएशन, या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, दैट कैन वरी, जो चेंज हो सकती है और उसको हम मेजर कर सकते हैं, और वो वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू मोर देन वन वैल्यू होती है, तो वो क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एज है, एज एक वेरिएबल है, वेट है, वेट भी एक वेरिएबल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो हमने तीन टर्मिनोलॉजी देख ली, एब्स्ट्रैक्ट, जिसको सारांश बोल सकते हो, क्लियर कंसाइज समरी ऑफ द स्टडी दैट हैव प्रोवाइड, दैट हैव कलेक्ट, मतलब रिप्रेजेंट करती हो पूरी स्टडी को। दूसरी डाटा देख लिया, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, फैक्ट हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, और कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, जो कलेक्ट ड्यूरिंग स्टडी एंड एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब फिर आएगा वेरिएबल्स वर्ड्स आ गया, तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो वेरिएबल्स क्या हो सकता है, एक फिगर हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, जो क्या करता हो, तीन कैरेक्टरिस्टिक बताए थे मैंने। फर्स्ट, वो वरी कर रहा, चेंज हो सकता हो। दूसरा, मेजरेबल, उसको मेजर किया जा सकता हो। और थर्ड, वो क्या हो, मोर देन वन वैल्यू। तो तीन, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तीन टर्मिनोलॉजी देख ली, तीनों को अच्छे से रीडिंग आउट कर लो आप एक बार। फिर हम फोर्थ टर्मिनोलॉजी देखते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन। फोर्थ देख लेते हैं। आप अगर अच्छे से क्लास को देखोगे तो ये टर्मिनोलॉजी इतनी इजी है कि आपको यहाँ की यहाँ समझ में आ जाएगी। अब फोर्थ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, ऑपरेशनल
ऑपरेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशन, ऑपरेशन वर्ड मेडिकल में मत ले जाना इसको, ऑपरेशन करना वो चीज अलग है। आपने जो भी मतलब प्रोसेस करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आर्मी में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जैसे मूवीज में भी बहुत बार ये सुना होगा, लेकिन इसका मीन्स पता नहीं है आपको कि ऑपरेशन होता क्या है। ऑपरेशन होता है ए वे टू एक्सप्लोर। क्या होता है? ए वे टू एक्सप्लोर। एक वे होता है जो एक्सप्लोर करता हो क्या? टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम। ऑपरेशनल डेफिनेशन में ऑपरेशन का मीन्स देख रहे हैं, ए वे टू एक्सप्लोर टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम अंडर द स्टडी। ए वे टू एक्सप्लोर टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम। यहां पर प्रॉब्लम की जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, वेरिएबल्स। अब यहाँ पर वेरिएबल्स की डेफिनेशन तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको अब इससे पहले जस्ट पहले वेरिएबल्स की डेफिनेशन बताई थी। एक फिगर, एक प्रॉपर्टी हो सकती है, सिचुएशन हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, जो क्या करता हो, तीन चीज करता हो। कौन कौन सी तीन चीज? जिसकी मोर देन वन वैल्यू, जो वरी करता हो, और जो मेजरेबल हो। तो उसी से मतलब यहाँ पर ऑपरेशन डेफिनेशन, ऑपरेशन कर सुना तो बहुत है। ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ सेना में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन सक्सेस होते ही हमें ये सिम्टम देना, मूवीज में खूब सुनते हो गया। तो उसकी डेफिनेशन पता नहीं है आपको। तो जो वे होता है एक्सप्लोर, जो वे होता है वो एक्सप्लोर करता हो प्रॉब्लम या वेरिएबल्स को जो स्टडी के दौरान आ रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, स्मोकिंग कॉज लंग्स कैंसर। जो स्मोकिंग है लंग्स कैंसर कॉज करती है। तो इसको जो लंग्स कैंसर कॉज हो रहा है, वो जो वे है, जो एक्सप्लोर कर रहा हो, जो एक्सप्लोर कर रहा हो, जो वेरिएबल्स में एक्सप्लोर कर रहा हो टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम को, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल डेफिनेशन। हिंदी में समझ में आ गया? जो स्टडी कर रहे हैं उसके जो वे होता है, जो एक्सप्लोर कर रहा हो, जो एक्सप्लोर कर रहा हो प्रॉब्लम्स को, उसको क्या बोलते हो? ऑपरेशनल डेफिनेशन। चार टर्मिनोलॉजी देख ली, एब्स्ट्रैक्ट, डाटा, वेरिएबल्स और ऑपरेशनल डेफिनेशन। अब फिफ्थ टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं हम। इसको अच्छे से लिख लो, आप नोट्स बना लो। फिफ्थ टर्मिनोलॉजी अपनी कंसेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देख लेते हैं, उसकी भी डेफिनेशन। ये जो भी डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, वो आगे आप रिसर्च प्रोसेस पढ़ेंगे ना, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको फिर जो भी टर्म बोलूंगा मैं, वहाँ पर आपको वापस नहीं बताऊंगा मैं। आपको वहाँ पर समझना होगा कि कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या आ गया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या हो गया, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है। तो ये चीजें वहाँ पर नहीं बताऊंगा, तो यहाँ से ध्यान से देखें। फिफ्थ नंबर है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट, इंटर related concept that have assembled, interrelated concept that are assembled आपस में together, interrelated concept that are assembled together which relevance, जो आपस में क्या बताते हो? relevance बताते हो। which relevance of, which relevance of the study in some relation। अब ये इतनी बड़ी डेफिनेशन हो गई, क्या करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा। एक बार ध्यान से पढ़ो आप। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक वर्ड और आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तो वो बाद में देखेंगे, पहले अभी यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इंटर रिलेटेड जो आपस में रिलेटेड हो, कॉन्सेप्ट दैट आर असेंबल्ड टुगेदर,
जो आपस में असेंबल्ड हो, विच, और जो आपस में रिलेशन प्रदर्शित करते हो, रिलेशन हो, रिलेवेंस हो, स्टडी इन सम रिलेशन, interrelated concept that are assembled together, interrelated concept that are assembled together, which relevance of the study in some relation, जो आपस में बता रहा है। डेफिनेशन में आप में अच्छे से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, आपस में काम करना, जैसे ये प्रोसेस है, ये इनपुट है, ये जो रिसर्च वाली प्रोसेस होती है वो हो गया, और ये फ्रेम आउटपुट हो गया। तो ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया, डेटा और इंटर रिलेटेड हो गए, जो आपस में रिलेशन रखते होंगे। तो ये क्या हो गया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट हैव असेंबल्ड टुगेदर विथ रिलेवेंस ऑफ स्टडी इन सम रिलेशन, जो आपस में रिलेवेंस हो स्टडी के दौरान कुछ रिलेशन में। तो ये हो गया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और अगर एक वर्ड और आता है कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो क्या होता है, अगर ये कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन थ्योरी, अगर ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बेस्ड हो किसके ऊपर, थ्योरी पर, तो उसको क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन थ्योरी, उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो इसको तो लिखवाने की जरूरत है नहीं, आपको ये याद रख लेना होगा। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अगर आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क है, कंसेप्ट है, वो किसके बेस्ड हो, थ्योरी पर, तो उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन मैंने बता दिया, इंटररिलेटेड कंसेप्ट दैट आर असेंबल्ड टुगेदर, interrelated concept that are assembled together which relevance in study in some relation। जैसे मैंने एग्जांपल बता ही दिया था, ये आपस में रिलेशन तो रखते होंगे ना, कुछ कुछ तो रिलेशन है ना, स्टडी के दौरान रिलेवेंस है ना, ये आपस में। इनपुट है तो आउट प्रोसेस होएगी, इनपुट नहीं होगा तो प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। ये टर्मिनोलॉजी अपनी कंप्लीट हुई। अब दो टर्मिनोलॉजी और आ रही है, दोनों को साथ देखेंगे, अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस। 6th और 7th, 6 नंबर पे है अजम्पशन, और 7 नंबर पे हाइपोथेसिस। दोनों वर्ड्स आपने सुने बहुत होंगे, लेकिन आज हम इसकी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। अजम्पशन, अजम्पशन क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल दैट हैव accepted, basic principle that have accepted being true, जो मतलब सच मान रखे हैं तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है, कोई एविडेंस उनका नहीं है, विदाउट एनी एविडेंस, या कोई प्रूफ नहीं है। एविडेंस को प्रूफ भी बोल सकते हैं, इसमें तो कोई वो है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, अजम्पशन। अब इसका एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। आपने बताया, सुना होगा कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो वर्ल्ड है, वो किसने बनाया, सुपर नेचुरल पावर ने बनाया। एक और एग्जांपल दूं तो बोलते होंगे कि हर जगह भगवान है। अब कोई एविडेंस है क्या, कोई प्रूफ है क्या कि भगवान ने किसको देखा है, कोई ह्यूमन है क्या जिसने भगवान को देखा हो, कोई नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उसका। बीइंग ट्रू है, बेसिक प्रिंसिपल है, बीइंग ट्रू है, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है विदाउट एनी प्रूफ या एविडेंस, तो वो चीज हो गई अजम्पशन। इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं, द यूनिवर्स governed by supernatural power। अब सेकेंड है हाइपोथेसिस, इसको देख लेते हैं। प्रेडिक्शन, इसमें भी प्रेडिक्शन किया जाता है, दैट
प्रेडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड, जो भी प्रेडिक्शन है उसका टेस्ट किया जाएगा एंड फिर उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड रिप्रेजेंटेड रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। रिप्रेजेंट कर रहे हो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, स्मोकिंग एग्जांपल, स्मोकिंग कोज लंग्स कैंसर। अभी कोई थ्योरी कोई ऐसे ही दे दिया कि स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है, प्रेडिक्ट थोड़ी किया, ये प्रेडिक्ट किया फिर उसको टेस्ट किया फिर रिलेवेंस बताया, रिलेशन बताया किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। तो वो तो गया हाइपोथेसिस। जो टेस्ट हो, एविडेंस हो, भाई ये चीज बोल रहे हैं तो उसका एविडेंस क्या है, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तो वो तो हो गया हाइपोथेसिस। और बेसिक प्रिंसिपल दैट आर एक्सेप्टेड बीइंग ट्रू विदाउट एनी प्रूफ या एविडेंस, वो क्या हो गया, अजम्पशन। और हाइपोथेसिस मैंने बता दिया आपको, हाइपोथेसिस क्या होता है, प्रेडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड एंड दैट रिलेशन बिटवीन रिलेवेंस टू द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, रिप्रेजेंट करता हो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में, वो तो हो गया हाइपोथेसिस। तो 7 टर्मिनोलॉजी हो गई अपनी। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू, अब देखते हैं लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू एक क्रिटिकल रिव्यू, वर्ड्स का मीन्स आपको पता होगा कि आपने बहुत चैनल में या मोबाइल में देखा होगा मूवी का रिव्यू आ रहा है, तो वो क्या मतलब जो पहले उन्होंने किया, मूवी देखी आपने, तो मूवी को देखने के बाद जो क्रिटिकल समरी किया आपने, मतलब आपने उसमें क्या क्या कमियां है। रिव्यू का मीन्स यही तो होता है, मूवीज का क्या मीन्स, मूवी का रिव्यू कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, उसमें कमी बता रहे हैं या उसकी स्ट्रेंथ बता रहे हैं या उसमें क्या क्या कमियां रह गई मूवी में या उसकी स्टोरी कैसी है, तो कैसे बताइए, वो कैसे बता पाए, रिव्यू कैसे कर पाए, एक क्रिटिकल समरी ऑफ मूवी, मूवी की क्रिटिकल समरी की उन्होंने। तो रिसर्च में बात करें तो एक क्रिटिकल समरी ऑफ एग्जिस्टिंग, ए क्रिटिकल समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टोरी, एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टोरी टू फाइंड आउट क्या करने के लिए, टू फाइंड आउट द वीकनेस, जो वीकनेस है रिसर्च की, वीकनेस है किसकी, ऑफ प्रीवियस, वीकनेस ऑफ प्रीवियस रिसर्च, वीकनेस है प्रीवियस रिसर्च की, उसको पता लगाने के लिए, और टू जस्टिफाई न्यू इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ गया आपको अच्छे से। लिटरेचर रिव्यू एक क्रिटिकल समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, क्रिटिकल समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च की, एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसकी क्रिटिकल समरी करना ऑफ रिसर्च स्टोरी, टू फाइंड आउट किसके लिए कर रहा है वो, किसके लिए क्रिटिकल समरी कर रहा है, टू फाइंड आउट करने के लिए क्या, कि उसकी वीकनेस क्या है, अगर उसकी वीकनेस पता लगे तो जस्टिफाई करेगा न्यू इन्वेस्टिगेशन, उस वीकनेस को कम करेगा, वो सीधी सी बात है, उसने ये कमी छोड़ दी उसको इंप्रूव करके नई रिसर्च डाल देगा यार। तो उसी को क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू, एक क्रिटिकल समरी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टोरी टू फाइंड आउट ऑफ द वीकनेस ऑफ द प्रीवियस रिसर्च टू जस्टिफाई न्यू इन्वेस्टिगेशन, या इसकी जगह आप एक वर्ड जो बहुत अच्छा रहेगा, या रिसर्च, ये भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया लिटरेचर रिव्यू ना, 8 नंबर की टर्मिनोलॉजी। अब अगली टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, 9 नंबर लिमिटेशन। लिमिटेशन वर्ड्स खूब सुना होगा, मीन्स देख लेते हैं, आज इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं।
वो लिमिटेशन क्या होता है? दीज आर द इन्फ्लुएंसेज, क्या होता है ये? इन्फ्लुएंसेज होती है, या कंडीशन, या कुछ रेस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं इनको। क्या क्या होती है? इन्फ्लुएंसेज, कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन दैट कैन नॉट कंट्रोल, जिनको कंट्रोल नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन या इन्फ्लुएंसेज होती है जो रिसर्चर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको रोक नहीं कर सकता। या इसको एक और टर्म वर्ड पूरे अच्छे से समझा सकता हूँ आपको एक वर्ड में। ये क्या होती है? दीज आर द वीकनेसेज, दीज आर वीकनेस, क्या होती है ये? वीकनेस। रिलेटेड, किससे वीकनेस रिलेटेड होती है? रिलेटेड टू डिसीजन मेड बाय रिसर्चर। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। लिमिटेशन, लिमिट करना, लिमिटेशन मतलब इन्फ्लुएंसेस होती है, कंडीशन हो सकती है, या रेस्ट्रिक्शन हो सकती है जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। या इसको बोल सकते हैं दीज आर द वीकनेस रिलेटेड डिसीजन मेड बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर के डिसीजन लेने के कारण आई है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो रिसर्चर को डाटा कलेक्शन करना है, उसके लिए उसने कौन सा मेथड यूज किया? इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू के लिए मान लो अब इसमें लिमिटेशन क्या आ गई? उसको रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट कर रहा है, या कोई कंडीशन आ गई जिसके कारण रिसोर्स चेंज हो रहे हैं, तो वो डाटा कलेक्ट कर थोड़ी कर पाएगा। वो लिमिटेशन इसको कंट्रोल थोड़ी कर सकता है। रिसोर्स नहीं मिले तो इसको कंट्रोल क्या करेगा उसको? तो उसको क्या बोलते हैं? लिमिटेशन। एक वर्ड हो रहा था इससे मिलता जुलता, डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन क्या होती है? ये रिसर्चर चॉइस करता है इनको स्कोप ऑफ स्टडी को कंट्रोल में लाने के लिए। उसका भी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, उसका भी मीन्स देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगली टर्मिनोलॉजी डालो आप, डीलिमिटेशन। डी 10 नंबर, डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन, दीज आर द चॉइसेस। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। दीज आर द चॉइसेस मेड बाय रिसर्चर। ये चॉइसेस होती है जिसको कौन बनाता है? रिसर्चर बनाता है। क्यों बनाता है? टू डिस्क्राइब, क्यों बनाता है? टू डिस्क्राइब पैरामीटर ऑफ, टू डिस्क्राइब द पैरामीटर ऑफ स्टडी, पैरामीटर ऑफ स्टडी दैट कैन बी, क्यों? दैट कैन बी कंट्रोल्ड स्कोप ऑफ स्टडी। स्कोप ऑफ स्टडी को कंट्रोल कर सके, या इसको बोल सकते हैं इट इज बाउंड्रीज ऑफ स्टडी। स्टडी की बाउंड्रीज होती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डीलिमिटेशन, लिमिटेशन। लिमिटेशन तो इन्फ्लुएंसेस होती है, कंडीशन होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है दैट कैन नॉट कंट्रोल। दीज आर द वीकनेस रिलेटेड डिसीजन मेड बाय द रिसर्चर। डिसीजन, रिसर्चर के डिसीजन के कारण जो रेस्ट्रिक्शन, वीकनेस आ रही है उसको तो बोलते हैं लिमिटेशन। और डीलिमिटेशन क्या होता है? दीज आर द चॉइसेस मेड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर्स के द्वारा बनाई जाती है टू डिस्क्राइब पैरामीटर ऑफ द स्टडी, टू डिस्क्राइब पैरामीटर ऑफ द स्टडी। टू क्या क्या का पैरामीटर? स्कोप ऑफ द स्टडी को करने के लिए, बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी को कम करने के लिए, बाउंड्रीज को लिमिटेड रखने के लिए, उसको बोलते हैं डीलिमिटेशन। अब आपको इतना समझ में नहीं आया, अब आपको एक एग्जांपल दूंगा ना तो आप
बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज ले लेते हैं। अब एज में डिलिमिटेड करना है, मान लो रिसर्च को प्रोटेक्ट का पैरामीटर ऑफ द स्टडी, मतलब स्कोप ऑफ स्टडी को या बाउंड्रीज को कंट्रोल में लेने के लिए क्या करेगा, एज उसमें डाल दिया कि 20 से 30 साल। ऐसे एज में तो 0 से 100 साल तक का, लेकिन डिलिमिटेड कर दिया ना उसने स्टडी, हमें 20 से 30 की। इकोनॉमिकल, सोशो इकोनॉमिकल मान ले, सैलरी में कोई जॉब ऑफर की तो उसने डिलिमिटेड कर दी, उन्होंने बोल दिया कि हम 30 से 40 हज़ार की सैलरी देंगे, लिमिटेड कर दिया ना। अब उसमें 20 वाला 50, जिसको 1 लाख सैलरी चाहिए वो थोड़ी आएगा। तो उस टाइप से डिलिमिटेशन वर्ड्स मीन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आपको अगले मतलब अपनी क्लास होगी तब आपको एक बार अच्छे से और बताऊंगा इन दोनों वर्डों का मीन्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आ जाता है यहाँ पर आपको समझना होगा थोड़ा सा। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया इन दोनों वर्ड्स के बीच में तो अपनी क्लास होगी दोनों के बारे में, तो वहाँ पर अच्छे समझा दूंगा। अब अगली टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं, मैनिपुलेशन, 11 नंबर। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन क्या होता है, इट इज ए इंटरवेंशन या इसको ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस बाय द रिसर्चर, जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, रिसर्चर के द्वारा। इन किसमें, एक्सपेरिमेंटल, इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये क्या होता है, इंटरवेंशन होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस बाय द रिसर्चर ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जो इंटरवेंशन होते हैं या जो ट्रीटमेंट होते हैं जो एक्सपेरिमेंट स्टडी के दौरान रिसर्चर के द्वारा किए जाते हैं उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। जैसे टीचिंग करवाई स्टूडेंट को और फिर उसका टेस्ट लिया, ये 3 प्रोसेस। तो यहाँ पर तो प्री टेस्ट, यहाँ पर टीचिंग करवाई और फिर पोस्ट टेस्ट। मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी, टीचिंग, उससे पहले तो जानकारी ली कि उसको कितनी नॉलेज है, फिर उसको टीचिंग नॉलेज दी और फिर बाद में पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। इट इज इंटरवेंशन ट्रीटमेंट दैट हैव इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिसर्चर इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो ये अपनी टर्मिनोलॉजी थी, मैनिपुलेशन वो कंप्लीट हुई। अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आपने खूब सुना होगा लेकिन डेफिनेशन आपको पता नहीं होगी उसकी। बताओ देगा आपको डेफिनेशन हो तो कमेंट करो जल्दी से। पता नहीं है ना, तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। 12 नंबर, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एंटायर सेट ऑफ द इंडिविजुअल, क्या बोल सकते हैं पॉपुलेशन को, एंटायर सेट ऑफ द इंडिविजुअल, एंटायर सेट ऑफ द इंडिविजुअल जो सेलेक्ट किए गए, किसमें, सेलेक्टेड इन, जो सेलेक्ट किए गए किसमें, स्टडी में, पार्टिसिपेशन, सेलेक्टेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्टडी, एंटायर सेट ऑफ द इंडिविजुअल दैट हैव सेलेक्टेड पार्टिसिपेशन इन स्टडी। या इसको एक और टर्म बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड, पॉपुलेशन को और क्या बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड टू द यूनिवर्स ऑफ द स्टडी, यूनिवर्स ऑफ स्टडी। तो ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई, यूनिट्स ऑफ द स्टडी। अब अगली डेफिनेशन की टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। एक बार पॉपुलेशन बता देता हूँ। पॉपुलेशन क्या होता है, एंटायर सेट ऑफ द इंडिविजुअल सेलेक्टेड इन द पार्टिसिपेशन इन स्टडी। जो स्टडी में जो लार्ज ग्रुप जो सैंपल लिया गया, जो एंटायर सेट है इंडिविजुअल का, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन।
अब सैंपल देख लेते हैं। सैंपल का मीन्स क्या होता है? सैंपल ए पार्ट या सबसेट, ए पार्ट या सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ पॉपुलेशन दैट पार्टिसिपेट इन स्टडी, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। चावल गर्म कर रहे हैं, तो चावल है जो 2 किलो है, वो चावल के टुकड़े हैं, वो क्या हो गए? पॉपुलेशन हो गए। जो हमारी स्टडी में जो एंटायर सेट है ना चावलों का, जो सेलेक्टेड किए गए किसमें? पार्टिसिपेशन इन स्टडी। अब अगली टर्मिनोलॉजी देख ले, सैंपल। गर्म किया, आधा घंटे बाद हमने 2-3 चावल निकाले और चेक किया, जो उसी में से जो उसी में तो सेलेक्ट किए गए हैं, पॉपुलेशन सेलेक्टेड। एंटायर सेट या सबसेट, ये पार्ट या सबसेट हो गया ना उसका, पॉपुलेशन का। चावल हो गए 1-2 चावल, अगर वो पक गए तो पूरी पॉपुलेशन में पता लग जाएगा पूरी चावल पक गए, तो वो जो सैंपल हो गया वो क्या हो गया? सबसेट या पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। पार्ट ही तो चावल का, तो वो क्या हो गया? सैंपल। और अगली टर्मिनोलॉजी भी इसी से बेस्ड है, सैंपलिंग। अब सैंपलिंग भी देख लेते हैं। सैंपलिंग जो टेक्निक है, द टेक्निक फॉर सेलेक्टिंग सैंपल, जो सैंपल को सेलेक्ट करने की जो टेक्निक है वो क्या हो गया? सैंपलिंग हो गया। तीनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गया आपको। पॉपुलेशन क्या हो गया? एंटायर सेट ऑफ द इंडिविजुअल दैट हैव पार्टिसिपेट इन द स्टडी। एंटायर सेट है इंडिविजुअल का जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टडी में, उसको पॉपुलेशन बोल दिया। यूनिट्स ऑफ द स्टडी बोल सकते हो उसको पॉपुलेशन। लेकिन अब अगली टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, सैंपल। सैंपल सैंपल का मीन हो गया पार्ट या सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट हैव पार्टिसिपेट इन द स्टडी। ऐसे नहीं कहीं और से ले लिया, जो पार्टिसिपेट कर रही है स्टडी में उसी पॉपुलेशन का पार्ट है। सैम्पलिंग जो टेक्निक है सैंपल को कलेक्ट करने की, उसको सैम्पलिंग बोल दिया। अब 15 नंबर की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, वैलिडिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। पहले हम वैलिडिटी देख लेते हैं। वैलिडिटी, वैलिडिटी आपने खूब सुना होगा वैलिडिटी वर्ड। वैलिडिटी का हिंदी में अनुवाद होता है कितना मतलब आकलन सही कर रहा है, कितनी रिजल्ट सही दे रहा है वो, उसके बाद बेकार। किसी भी चीज़ को हम वैलिडिटी ज़रूर चेक करते हैं। दवाई लेते वैलिडिटी देख लेते हैं ना, एक्सपायरी डेट, वही तो चीज़ है। एक्सपायर होने के बाद वैलिडिटी थोड़ी रहेगी उसकी, खराब हो गई हो तो वेस्ट हो गई, तो वही चीज़ है वैलिडिटी। ए डिग्री, डेफिनेशन देख लेते हैं। ए डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए instrument, a degree of the accuracy with an instrument what can measure, a degree of the accuracy with an instrument what can measure, it is intended to the measure। इसको बनाया गया है किसके लिए? मेजर करने के लिए। तो ये उसकी डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी। एक डिग्री, अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, क्या लिख दिया ये, क्या है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं है। अब आपको एग्जांपल दूंगा, अच्छे से बताऊंगा डेफिनेशन, तब समझ में आएगी। वैलिडिटी क्या होता है? ए डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वर्ड्स का मीन्स होता है सही आंकड़ा, सही आंकड़ा। ए डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी विद एन इंस्ट्रूमेंट मेजर, with an instrument measure what it is intended to the measure, a degree of the accuracy with an instrument to measure
व्हाट इट इज इंटेंड टू द मेजर, कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एक्यूरेसी क्या है मेजर करने की, जो उसके लिए बनाया गया है। जैसे टेम्परेचर नापने के लिए क्या लेते हैं हम, थर्मामीटर लेते हैं ना। तो थर्मामीटर में रिजल्ट क्या आता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट नॉर्मल आया, मान लो 98.6 डिग्री नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, तो वो उसकी क्या है वैलिडिटी है ना, रिजल्ट सही दे रहा है, वैलिडिटी है। और कितनी बार रिजल्ट सही दे रहा है, कंसिस्टेंट कितनी बार 50 बार चेक कर लिए, अगर वो सही दे रहा है वो उसकी क्या हो गई रिलायबिलिटी हो गई, वो अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होगी। अभी तो यहाँ पर आपको वैलिडिटी समझना होगा, ए डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द एन इंस्ट्रूमेंट व्हाट कैन इट इज मेजर एंड इट इज इंटेंड टू द मेजर, कि वो क्या मेजर कर सकता है। तो ये हो गई वैलिडिटी की डेफिनेशन। अब अगली डेफिनेशन देख लेते हैं रिलायबिलिटी। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मैंने किसी का इंटेलिजेंस चेक करना है, तो हम उसको बोल दे कि तुम रनिंग करो, क्या करो रनिंग करो, रनिंग से ज़्यादा तेज भागेगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होएगा, तो ये कोई वैलिडिटी थोड़ी है वो उसकी, उससे वैलिडिटी थोड़ी पता लगेगी। जिसके लिए मेजर करने के लिए बनाया गया वो मेजर करना चाहिए, ये व्हाट इट इज इंटेंड टू द मेजर, ये वर्ड बताने के लिए मैंने ये सेकंड एग्जांपल लिया है। अब टेम्परेचर से आप किसी की इंटेलिजेंस चेक कर रहे हो, वो उसकी वैलिडिटी थोड़ी बताएगा। तो डेफिनेशन को अच्छे से समझो, ए डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी विद द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, ए डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी विद एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, उसको क्या मेजर करने के लिए बनाया गया है, क्या व्हाट इट इज इंटेंड टू द मेजर। टेम्परेचर से इंटेलिजेंस चेक नहीं की जा सकती, इंटेलिजेंस चेक करने के लिए आप रनिंग नहीं करवा सकते। तो वो वर्ड आपको समझ में आ गया, डिग्री ऑफ डेफिनेशन अच्छे से। आप अगली टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, रिलायबिलिटी। 16 नंबर है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी आपने बहुत सुना होगा, अरे यार वो तो बहुत ही बड़ा रिलायबल है, वो तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, उसको हर बार टेस्ट किया हर बार ही सेम आ रहा है, हर बार जितनी बार टेस्ट करो उतनी बार सेम आ रहा है। कितनी बार हमने उसकी परीक्षा ले ली, पहले वो तो चेंज ही नहीं होता, बड़ा दान भी रहे यार, वो तो भगवान नहीं लेते थे पहले, रिलायबिलिटी चेक नहीं करते थे, करण की चेक नहीं की थी क्या, उसके दानियल कहता था उसके कवच मांग लिए कवच दे दी, हर बार बेस बदल के आ जाते थे भगवान पहले के जमाने में। तो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आज के जमाने में कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। तो रिलायबिलिटी क्या होती है, ए डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, ए डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, ए डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद एन इंस्ट्रूमेंट मेजर, विद एन इंस्ट्रूमेंट मेजर, a degree of the consistency with an instrument measure, what is designed to the measure, what is designed, कुछ नहीं लगा यहाँ पर, कंसिस्टेंसी वर्ड लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार नापोगे उतनी बार अगर सेम रिजल्ट आ रहे हैं तो वो हो गए इसकी रिलायबिलिटी, और जो मेजर करने के लिए बनाएगा वो मेजर कर रहा है तो वो उसकी वैलिडिटी, सीधी सी बात है। मेजर व्हाट इज डिजाइन टू मेजर, व्हाट इज डिजाइन टू द मेजर, मतलब हर बार एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर है, और 50 बार नापोगे तभी भी अगर 90.6 डिग्री फारेनहाइट आ रहा है, 100 बार नापोगे तब भी 98.6 डिग्री फारेनहाइट आ रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई रिलायबिलिटी। और 98.6 डिग्री फारेनहाइट आ रहा है वो क्या हो गई इसकी वैलिडिटी। और अगर हर बार नाप रहे हैं वही आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार, तो वो क्या हो गई रिलायबिलिटी, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी।
और वैलिडिटी में हमने क्या देखा था, ए डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी, इसमें कंसिस्टेंसी, उसमें क्या रहता है एक्यूरेसी, सही रिजल्ट दे रहा है, सही आकलन कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। और कंसिस्टेंसी, बार बार वो रिजल्ट दे रहा है, वो हो गया उसकी कंसिस्टेंसी। दोनों डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। अब लास्ट डेफिनेशन है अपनी पायलट स्टडी, उसी को भी देख लेते हैं एक बार। सत्रह आ गया, खतरा भी आ गया यहाँ पर। पायलट स्टडी, पायलट स्टडी नाम से पता, पायलट यानी क्या है, ये स्मॉल स्टडी या स्मॉल एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया ये, स्मॉल स्टडी या स्मॉल एक्सपेरिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्मॉल स्टडी या एक्सपेरिमेंट, एक स्मॉल स्टडी या एक्सपेरिमेंट टू कंडक्ट, जो कंडक्ट करवाई जाती है एट एंड ऑफ प्लानिंग फेज, एट एंड ऑफ द प्लानिंग फेज। क्या करने के लिए, टू फाइंड आउट द, क्या फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट टू द वीकनेस, वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए। और वीकनेस फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन। फिर क्या करने के लिए, मॉडिफिकेशन इन methodology of study, methodology of या स्टडी, या जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर सके। तो पायलट स्टडी वर्ड्स का मीन्स आ गया स्मॉल स्टडी, स्मॉल एक्सपेरिमेंट, स्मॉल एक्सपेरिमेंट या स्मॉल स्टडी दैट हैव कंडक्ट टू द एंड ऑफ द प्लानिंग फेज। जो प्लानिंग फेज आ रही है उसके एंड होने से पहले, जस्ट पहले क्या की जाती है, पायलट स्टडी। क्यों की जाती है, टू फाइंड आउट टू द वीकनेस, वीकनेस का पता लगाने के लिए, और उसमें क्या किया जा सकते हैं, मॉडिफिकेशन किया जा सके, मॉडिफिकेशन इन मेथोडोलॉजी या स्टडी। तो ये हो गया उसका पायलट स्टडी। ये वर्ड समझ में आ गया आपको अच्छे से, जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको अच्छे से कंप्लीट हो गई, अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया था तो इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। एक बार मैं आपको पूरी जो टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट, उनका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो रिवीजन देख लेते हैं हम। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी थी एब्स्ट्रैक्ट, एक क्लियर कंसाइज समरी दैट क्या करती हो, प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन वॉल द स्टडी। क्लियर कंसाइज समरी दैट प्रोवाइड टू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वॉल स्टडी, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या सारांश बोल सकते हो आप उसको, सारांश वर्ड आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगली टर्मिनोलॉजी थी अपनी डाटा या वेरिएबल्स। डाटा क्या होता है, ये यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, दैट कलेक्ट ड्यूरिंग स्टडी, और रिलेशन या एक्सप्लोर करते हो रिलेशन बिटवीन टू द वेरिएबल्स, वो हो गया डाटा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स भी फिगर हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिचुएशन हो सकती है, जो क्या करती हो, तीन काम करती हो। तीन काम कौन कौन से, मोर देन वन वैल्यू हो उनकी, एक से ज़्यादा वैल्यू हो, और सेकंड मेजरेबल हो, और थर्ड वो वरी कर सकते हो, चेंज हो सकते हो। वो है तीन टर्मिनोलॉजी हो गई अपनी। चौथी टर्मिनोलॉजी थी ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या थी, जब जो वे है एक्सप्लोर, ए वे टू एक्सप्लोर टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम, ए वे टू एक्सप्लोर टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम अंडर टू द स्टडी। जो वे है एक्सप्लोर करने का टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम को, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये चौथी टर्मिनोलॉजी होगी। अब पांचवी टर्मिनोलॉजी अपनी क्या थी, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो दो बताई थी मैंने, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में इंटररिलेटेड कंसेप्ट दैट आर असेंबल्ड टुगेदर विच रिलेवेंस, जो रिलेवेंस बताते हो इन द स्टडी, रिलेवेंस इनटू स्टडी इन सम रिलेशन, जो आपस में रिलेशन रखते हो, उसको क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क।
एक बार और डेफिनेशन बोल सकता हूँ, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट दैट आर असेंबल्ड टुगेदर। इंटर रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं जो असेंबल किए जाते हो टुगेदर, विच जो रिलेवेंस रखते हो स्टडी इन सम रिलेशन, जो आपस में रिलेशन। अगर थियोटिकल अगर ये रिलेशन थ्योरी पे आधारित हो वो तो थियोटिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बोल सकते हो। ये अपनी टर्मिनोलॉजी 5th नंबर की थी। अगली थी अजम्पशन और हाइपोथेसिस, दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी थी। अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन मैंने बताया था बेसिक प्रिंसिपल दैट आर एक्सेप्टेड बीइंग ट्रू विदाउट एनी प्रूफ या एविडेंस। उनका कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं है, बीइंग ट्रू है, सेलेक्ट लिया। भगवान है, हाँ है, assumption हो गया। हाइपोथेसिस प्रेडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड एंड रिप्रेजेंट टू द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। प्रेडिक्शन होती है लेकिन टेस्ट किए नहीं, भगवान है, कहाँ है बताओ, टेस्ट करेंगे हम तो, हाइपोथेसिस हो गई। अगली लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू करना, एक क्रिटिकल समरी ऑफ एग्जिस्टेंट रिसर्च स्टोरी। एक क्रिटिकल समरी ऑफ एग्जिस्टेंट रिसर्च स्टोरी। क्रिटिकल समरी होती है ऑफ द एग्जिस्टेंट रिसर्च स्टोरी, क्या करने के लिए? टू फाइंड आउट द वीकनेसेस, जो फाइंड आउट करती है वीकनेसेस, और फिर उस वीकनेस को फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे? जस्टिफाई एंड न्यू इन्वेस्टिगेशन, जो जस्टिफाई या मॉडिफिकेशन करेगी न्यू इन्वेस्टिगेशन। फिर अपनी अगली टर्मिनोलॉजी थी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होती है? इन्फ्लुएंसेस होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है, कंडीशन हो सकती है जो विच कैन नॉट कंट्रोल, जो कंट्रोल नहीं की जा सकती हो। ये क्या होती है? वीकनेसेस होती है जो डिसीजन रिलेटेड डिसीजन मेड बाय द रिसर्चर। अगली टर्मिनोलॉजी आ जाती है। अगली टर्मिनोलॉजी कौन थी? डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या होती है? डिलिमिटेशन होती है चॉइसेस होती है मेड बाय द रिसर्चर टू डिस्क्राइब टू द पैरामीटर ऑफ द स्टडी, स्कोप ऑफ द स्टडी और बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी को कंट्रोल लेने के लिए डिलिमिटेड करते हैं, अपनी स्टडी को लिमिट करने के लिए। जैसे एज है 20 से एज तो 0 से 100 साल के हो गए, 200 साल भी जी लेते, कुछ अपवाद होते हैं 200 से 150 साल जी लेते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो 500 साल जी लेते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो उसने डिलिमिटेड कर दिया अपनी 20 से 30 के लेंगे हम तो स्टडी में, अपनी रिसर्च में, तो वो डिलिमिटेड करना, स्कोप स्टडी या बाउंड्रीज को कंट्रोल स्कोप करने के लिए। अगली टर्मिनोलॉजी थी मैनिपुलेशन, जो इंटरवेंशन होता है, ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन होता है जो क्या करता है? इंट्रोड्यूस बाय द रिसर्चर। ये क्या होते हैं? मैनिपुलेशन क्या होता है? इट इज ए रिलेशन, इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट दैट आर इंट्रोड्यूस बाय द रिसर्चर इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगली टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी थी अपनी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एंटायर सेट ऑफ द इंडिविजुअल दैट पार्टिसिपेट इन द स्टडी, उसको तो बोलते हैं पॉपुलेशन। सेकंड था अपना सैंपल, ए पार्ट या सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट पार्टिसिपेट इन द स्टडी, उसको बोलते हैं सैंपल। और जो प्रोसेस होती है उसको सैंपल कलेक्ट करने की, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। ये 3 टर्मिनोलॉजी अपनी कंप्लीट हुई। फिर अगली टर्मिनोलॉजी आती है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इसमें एक वर्ड का डिफरेंस है, ए डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हाट कैन बी मेजर्ड। एक्यूरेसी वर्ड लगाया यानी उसको रिजल्ट देने की वैलिडिटी कितनी है। ए डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी विद एन इंस्ट्रूमेंट व्हाट कैन बी इंटेंड टू द मेजर। ए डिग्री ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हाट कैन बी इंटेंड टू द मेजर। कंसिस्टेंसी कितनी आ रही है? 50 बना रहे तो भी वो आ रहे, तो वो उसकी रिलायबिलिटी होगी। पायलट स्टडी, स्मॉल स्टडी, स्मॉल स्टडी बोल सकते हो, स्मॉल एक्सपेरिमेंट दैट हैव कंडक्टेड, मतलब जो एंड ऑफ द प्लानिंग फेज होती है उससे पहले, जस्ट पहले, कंडक्ट टू द प्लानिंग फेज, एट एंड ऑफ द प्लानिंग फेज, टू फाइंड आउट, क्या करने के लिए? वीकनेसेस एंड मॉडिफिकेशन इन द स्टडी। वीकनेस और मॉडिफिकेशन करने के लिए स्टडी में क्या करते हैं? पायलट स्टडी। ये अपनी टर्मिनोलॉजी की क्लास थी, थोड़ी लंबी क्लास हो गई लेकिन सारी टर्मिनोलॉजी मैंने कवर करवा दी है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब